गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 7 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप आज लिस्ट में देख सकते हो, नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ पे थोड़ा कम करेंगे, ताकि एक गिवन टाइम में हम लोग एनालिसिस को पूरा कर सकें। तो नोबेल प्राइज पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कल परसों भी हम लोगों ने किया था। आज थोड़ा सा इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने ऐड किया है आपके लिए, तो थोड़ा उसको आप पढ़ सकते हो। व्योम मित्रा ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये पहले हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, तो आज इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। डीलिमिटेशन कमीशन पुराना टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या हुआ है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, हल्का सा उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हमारी जीडीपी ग्रोथ के बारे में कुछ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ब्रिटेन के साथ हमारा होने वाला था, उसमें कुछ अड़चन अभी आ गई है, वो क्यों हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मून लाइट एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है पिछले कुछ दिनों में, हर जगह न्यूज में मून लाइटिंग के बारे में था, लेकिन थैंकफुली फाइनली द हिंदू वालों ने मून लाइटिंग के बारे में आर्टिकल दे दिया है। तो ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, तो इसको हम लोग वहां से करने वाले हैं। LCH प्रचंड, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि हम लोगों ने एक लाइट कम्बाट हेलीकॉप्टर बनाया है, उसके बारे में है आज। क्योंकि ये भी एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ है, तो आई थॉट के चलो थोड़ा इसको इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे तो रिपीटेड सही होने वाला है ये। इंडिया रशिया ये ओपिनियन पेज से आया है, इसको हम लोग करेंगे एडिटोरियल सेक्शन से, और CSR भी हम लोग एडिटोरियल सेक्शन से करने वाले हैं। तो देखिए आज 2 एक्सप्लेन सेक्शन है, 2 एडिटोरियल सेक्शन है, इसलिए एनालिसिस थोड़ा सा लंबा यहाँ पे हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं सीधा हम लोग अपने पहले टॉपिक पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो भैया एनी अर्नो को जो ऑलरेडी मिल गया है नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। कहाँ से बिलोंग करती हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फ्रेंच राइटर हैं, और हालांकि इनकी एज काफी ज्यादा हो गई है, 82 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन बहुत सालों से ये बुक्स लिख रही हैं। और सबसे पहली जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1974 में, जिसका नाम था क्लीन्ड आउट। क्या नाम था? क्लीन्ड आउट, ये नाम था इनकी पहली बुक का, आपने थोड़ा ध्यान देना है। और यूजुअली इनके जो नॉवेल्स होते थे ना, जो बुक्स लिखती थी, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहा है। तो फिक्शन लिखा है इन्होंने, लेकिन मोस्टली फिक्शन जो है वो पर्सनल ट्रेजेडी हुई है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बेसिस पे लिखा है। जैसे इन्होंने पहला जो नॉवेल लिखा था, इन्होंने अपने अबॉर्शन के बारे में लिखा था कि कैसे किस इमोशनल स्टेट से गुजर रही थी, और वो एक सीक्रेट अबॉर्शन था, इन्होंने अपने घर पे नहीं बताया था। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्होंने लिखे हैं फ्रांस की सोसाइटी में, जो वहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी होती है, ह्यूमिलिएशन, शेम, जेलसी, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। और फ्रांस के जो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में इनके नॉवेल्स एज अ लिटरेचर और एज अ सिलेबस भी पढ़ाए जाते हैं, तो इनको मिला है नोबेल का लिटरेचर। ये वाला कंटेंट मैंने आपको कल अच्छे से दे दिया था, मतलब 2 दिन पहले हम लोगों ने जब किया था एनालिसिस, तो ये तो आपके पास ऑलरेडी पहले से होगा ही। एक एक्स्ट्रा कंटेंट जो आज मैंने डाला है स्लाइड, वो ये है कि भैया इंडिया से अभी तक नोबेल प्राइज विनर कौन कौन से रहे हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे ये सवाल पूछ सकता है, हालांकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो, इस तरह के सवाल आपको फ्रेंकमेटली देखने को मिलते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले एशियन थे और पहले इंडियन भी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में खास बात यह है कि एकमात्र ऐसे इंसान है भाई जिन्होंने 2 कंट्रीज के लिए नेशनल एंथम लिखा है। तो बंगाल के मतलब आपका बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी इन्होंने बंगाली में, तो हमारा जो नेशनल एंथम वो हिंदी में नहीं है, वो एक्चुअली बंगाली में है, और वो काफी बड़ा है। उसके अंदर एक छोटा पार्ट हम लोगों ने अपना नेशनल एंथम जनगण मन लिया हुआ है। सीवी रमन जी को मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना जी को मिला था भैया मेडिसिन में, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला था। हालांकि मदर टेरेसा इंडिया में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन शी वॉज इंडियन सिटीजन, ठीक है, बाद में उनको सिटीजन दे दिया गया था। उसके अलावा चंद्रशेखर जी को मिला था, अमर्त्य सेन को 1988 में मिला था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अमर्त्य सेन जी को भारत रत्न जो है वो कौन सी ईयर में मिला था? इनको भारत रत्न भी दिया गया है ना, कौन से सन में दिया गया वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो है वेंकट रमन जी को मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला है। आजकल न्यूज में नहीं रहते हैं, वैसे उससे पहले काफी न्यूज में रहते थे। अभिजीत बनर्जी को 2019 में जो है नोबेल पीस प्राइज इकोनॉमिक्स मिला है, जेएनयू से पास आउट हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन वगैरह कई बार किया हुआ है। उसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन अभी इंडियन सिटीजन नहीं है, जैसे रूडयार्ड किपलिंग, इनकी पोएम्स वगैरह आपने पढ़ी होंगी। तो ये जंगल बुक, जिसके ऊपर हॉलीवुड में मूवीज भी बन चुकी हैं कई बार, तो ये भी इंडिया में ही पैदा हुए थे। जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ करते थे, मुंबई में 1869 में 65 में पैदा हुए, बाद में फिर ये ब्रिटेन चले गए
और 1907 में इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है मिला था लिटरेचर के लिए। रोनाल्ड रोस ये अल्मोड़ा में पैदा हुए थे उत्तराखंड में, तो मेडिसिन में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, मलेरिया के लिए इन्होंने काफी काम किया है, ठीक है। तो ही वॉज नॉट इंडियन सिटीजन व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इंडिया के बारे में। ये लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे नोबेल प्राइज के बारे में, और मोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। और मतलब नोबेल प्राइज अब तक किस किस पर्सनालिटी को नहीं मिला है, तो इसमें जो है महात्मा गांधी जी को नहीं मिला है और स्टीफन हॉकिंस को भी नहीं मिला है। हालांकि महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया गया है, और आपको ये मैंने पहले ही बताया था कि जो भी नोबेल प्राइज कमेटी होती है वो 50 सालों तक उन नामों को डिस्कस नहीं करती है जिनको नॉमिनेट किया गया था, तो 50 सालों तक वो नाम सीक्रेट रखे जाते हैं, ठीक है। हालांकि कई बार लीकेज हो जाती है इधर उधर, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से नहीं करते हैं। तो बाद में इन्होंने बताया कि भैया गांधी जी को ऑफ कोर्स इन्होंने नॉमिनेट किया था, और 1948 में गांधी जी को नोबेल प्राइज मिल भी जाता अगर उनकी डेथ नहीं होती। बट गांधी जी, विवेकानंद, ये ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं भैया, नोबेल प्राइज इनके सामने तुच्छ है, इनके पैरों की धूल है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता नोबेल प्राइज मिले ना मिले, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो जाते हैं, राइट। और कोई नोबेल प्राइज वैसे भी बहुत बार बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है, खासकर पीस वाला सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पीस प्राइज रहता है। अब तक कई पर्सनैलिटी ऐसी रह चुकी हैं, जैसे आंग सोंग सू की है, सोमालिया के जो प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल, और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, और बहुत ही खराब डिसीजन वो रहा है अलग अलग चीजों की वजह से, तो खैर अलग बात है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज कैटेगरीज वर नॉट लिस्टेड, तो जब इन्होंने अपनी विल लिखी थी, वसीयत लिखी थी, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स वाला नहीं था, ठीक है, इसको हम लोगों ने बाद में ऐड किया था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, बात करते हैं व्योम मित्रा के बारे में। व्योम मित्र तो कौन है ये, कैसे काम करती हैं, क्यों इनको बनाया गया है, आपको बता देता हूं। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है ना, ये है व्योम मित्र, है ना। देखिए ऊपर से आपको एक वीमेन नजर आ रही हैं, इनका नाम व्योम मित्र है। इनका सिर्फ ऊपर वाला बॉडी पार्ट है, नीचे वाला बॉडी पार्ट नहीं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनको बनाने का पर्पस क्या है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए हम लोगों ने, इसरो ने टारगेट रखा है कि 2024 तक हम लोग अपने इंडिया से 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर भेजेंगे। देखो मैंने बात स्पेस की कर रहा हूं, मैं ना तो मून की बात कर रहा हूं ना किसी और प्लेनेट की बात कर रहा हूं, स्पेस में भेजेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, मतलब 300-400 किलोमीटर के लगभग 5 से 6 दिन 7 दिन तक हम वो एस्ट्रोनॉट वहां पे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर जो है धरती के ऊपर आएंगे। तो इसरो का ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यार, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना खुद की टेक्नोलॉजी से, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लिमिटेड कंट्री ही अब तक ऐसा कर सकी हैं, जैसे रशिया हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया भी इसके अंदर भी जुड़ने वाला है। और ये इंडिया मतलब हमारा कोई इंडिजिनस प्रोजेक्ट नहीं है, रशिया के साथ मिलकर हम इसको कर रहे हैं, बट स्टिल इसरो का बहुत बड़ी चीज है। तो इंसान तो जब भेजेंगे तो भेजेंगे ना, लेकिन इंसान से पहले वो टेस्ट किया जाता है मशीनों के ऊपर। भाई अगर मशीनें चली गई तो इंसान भी चला जाएगा। तो व्योम मित्र को एक्चुअली उस जो हमारा जो प्लान है वहां पे इनको भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा गगनयान जो मिशन हम लोग भेज रहे हैं उसमें व्योम मित्र को बैठा के भेजा जाएगा। व्योम मित्र के पास ना कंप्यूटर का ब्रेन है, तो वहां पे जितने भी कंट्रोल होते हैं ना उस रॉकेट के अंदर, स्पेसशिप के अंदर, ये उसको अच्छे से रीड कर सकती हैं। और नीचे जो है हमारे इसरो का जो सेंटर रहेगा, रिसीवर रहेगा, उसको आराम से सिग्नल भी भेज सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, काफी इंटेलिजेंट है ये, काफी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर वगैरह का चीज इन्होंने करके इसको अंदर भेज रखा है। तो गगनयान का जो ह्यूमन मिशन है उससे पहले टेस्टिंग के लिए इनको भेजा जाएगा कि भैया क्या ये सेफ है कि नहीं है, क्योंकि जब आप अर्थ से ग्रेविटी फील्ड से दूर जाते हो, स्पेस के अंदर एंट्री करते हो, तो बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सारे शॉक वेव्स लगती हैं, तो क्या ये उसको सहन कर पाएंगी, उसके हिसाब से जो है इनको वहां पे टेस्ट किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, इसरो की जो इनर्शियल सिस्टम यूनिट होती है उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, और रशिया के साथ मिलकर बेसिकली हम इसकी टेस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और क्योंकि रशिया के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रोजेक्ट एक तरह से बना, हालांकि हमारा मोस्टली तो इंडिजिनस ही है, लेकिन जो स्पेस फ्लाइट वगैरह उसकी टेस्टिंग हम लोग रशिया से के साथ हम लोगों ने किया है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो 2023 या 2024 में हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, गगनयान मिशन को। और बहुत साल पहले हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था रशिया के, मैंने आपको बता ही दिया है। एक रशिया की सरकारी कंपनी है ग्लावस्मोस, उसके साथ मिलकर हम इसको कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रशिया लगातार जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजता रहता है, तो उनको एक्सपीरियंस है यार, रशिया के साथ हमारी कोलैबोरेशन वैसे ही बढ़िया है, तो उनके साथ मिलकर भेज रहे हैं, है ना, सिंपल थिंग।
हाँ, लेकिन गगनयान के अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे पास जो हम लोग अभी रिसेंटली भेजेंगे। जैसे चंद्रयान 3 मिशन हम लोग भेजने वाले हैं, ठीक है। शुक्रयान हम लोग भेजने वाले हैं वीनस के ऊपर, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो है स्पोसैट हम लोग भेजने वाले हैं, ठीक है। कॉस्मिक रेज वगैरह को स्टडी करने के लिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी वगैरह के लिए आदित्य L1 मिशन हम लोग भेज रहे हैं। तो ये हमारे फ्यूचर वाले मिशन है, ठीक है। हालांकि गगनयान भी फ्यूचर वाला ही है, लेकिन उसके अलावा दीज आर सम ऑफ द फ्यूचर मिशंस ऑफ इसरो। फिर आगे बढ़ते हैं। J&K डिलिमिटेशन ऑर्डर हैव एक्वायर्ड फोर्स ऑफ द लॉ। देखिए मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, टॉपिक के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जब आर्टिकल 370 हटा था J&K से, तो उसके बाद सरकार ने जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन में उन्होंने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर की कुछ सीट्स वगैरह को अपडेट किया था, ठीक है। जम्मू की कुछ सीट्स इंक्रीज की गई थी, कश्मीर की भी कुछ सीटें इंक्रीज की गई थी, वहां पे SC कम्युनिटीज को थोड़ा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया था ना। ये चीज हम लोग पहले अच्छे से कर चुके हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि सर ये गलत हो रहा है ना, ये सरकारी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसमें सरकार J&K के पॉलिटिकल सिनेरियो को जो है हथियाना चाहती है, ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस डिसीजन को सुनने की पावर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर ही नहीं है भाई। डिलिमिटेशन कमीशन जो भी डिसीजन लेता है वो फुल एंड फाइनल होता है, तो मतलब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता ही नहीं है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ ये बोल दिया है कि साहब जो डिलिमिटेशन कमीशन ने डिसीजन लिया था विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो कानून बन चुका है। इट्स अ फोर्स ऑफ लॉ नाउ दिस इज आउट ऑफ यू पावर, प्लीज टेक वाइट, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। ओके, सुप्रीम कोर्ट भी कानून से बाहर जाके बात थोड़ी कर सकता है ना, जो कानून है उसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट भी काम करता है। कानून तो यही कहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। डिलिमिटेशन, लिमिट मतलब बाउंड्री, तो डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्री को फिक्स करना होता है, ताकि पूरे देश में, पूरे स्टेट के अंदर बराबर नंबर ऑफ लोग, बराबर नंबर ऑफ वोटर्स वो इलेक्ट कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जब हम लोग MLA की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सहारनपुर में जो है वो भैया 50 लाख लोग MP को चुन रहे हैं और जो है अल्मोड़ा में सिर्फ 5 लाख लोग चुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं या पूरे स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इस तरह से डिसाइड की जाती हैं ताकि बराबर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 10 लाख की लिमिट है तो पूरे देश में 10 लाख होना चाहिए। अगर मान लो MLAs के लिए अगर वो 5 लाख है तो पूरे स्टेट में 5 लाख होना चाहिए। उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो हर सेंसस जो जनगणना होती है ना उसके बाद डिसाइड किया जाता है। और ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 82। तो प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में अभी तक कई बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन किया जा चुका है। 2020 में, क्योंकि 2019 में जब 370 को हटाया गया था तो 2020 में J&K के लिए भी उसको किया गया था। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कौन कौन होते हैं भैया इसके अंदर? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो रिस्पेक्टिव जो स्टेट की बात हम लोग करते हैं उसके भी इलेक्शन कमिश्नर इसका पार्ट होते हैं। फंक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बाउंड्रीज को फिक्स करना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ताकि बराबर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अपने लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो रिजर्वेशन की बात होती है वो भी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारा एक्ट है वो कहता है कि भाई इसका जो डिसीजन होता है फुल एंड फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उसकी सुनवाई नहीं कर सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है जी, बस इतना सा मामला है, पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो प्रोजेक्शन है वो 6.5% कर दी है। पहले ये 7% थी, उससे पहले ये 7.5% थी, उससे पहले ये 8% थी। लगातार वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया की GDP प्रोजेक्शन को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी होता है वो पूरी एशियन इकोनॉमी का फर्क पड़ता है। एशिया में आपको पता है भैया, श्रीलंका के तो वैसे ही हालत खराब है, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ गया है, नेपाल का भी के अंदर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है,
बांग्लादेश के भी अंदर पेमेंट ऑफ प्राइस ही चल रहा है। तो पर हमारे आस पड़ोस के अंदर जब इतनी दिक्कतें हैं तो इंडिया के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ जो है रशिया यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है भैया वो तो है ही, है ना। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो गई है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गए हैं, कमोडिटी प्राइसेस हाई चल रहे हैं, फर्टिलाइजर इंडिया को मिल नहीं रहा है ना। वो सारी सारी चीजें हैं, उनकी वजह से उन्होंने हमारे प्रोजेक्शन को कम कर दिया है। अब ये ना वो साल में 2 बार रिपोर्ट निकालता है, हर बार आपको जानना नहीं है क्या होता है, ठीक है। तो हर छोटी छोटी चीज नहीं पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना जरूरी है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोगों ने पहले बात नहीं किया, तो थोड़ा सा कंटेंट मैंने आपको डाल दिया है। देखिए ये जो लिंक ब्लू कलर में दिया हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हो। देखिए वर्ल्ड बैंक कोई एक अलग संस्था नहीं है। वर्ल्ड बैंक ऑफ ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप होता है ना, जो कि ब्रेटन वुड्स के अंदर हम लोगों ने बनाया था, उसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहली होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, और दूसरी होती है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं वर्ल्ड बैंक। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बैंक एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं भाई। जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है ना उसके अंदर 5 ब्रांच है उसकी, उन 5 ब्रांच में से जो पहली 2 ब्रांच होती है ना उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ध्यान देना है 1944 में जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर हम लोगों ने और क्या बनाया था, वो आईएमएफ बनाया था, ठीक है। उसका ही एक साथ हम लोगों ने ये भी बनाया था। अभी जो है 189 कंट्रीज इसके हैं। एक चीज आपको और बता दूं, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए ये कंडीशन होती है कि आप आईएमएफ का मेंबर होना भी जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल दी हैं क्योंकि यूपीएससी में कंटिन्यूअसली पूछता रहता है इस तरह के सवाल। देखिए कितनी सारी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती हैं, कुछ उसमें से WEF के द्वारा की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कुछ WTO के द्वारा की जाती हैं। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लोगे, एक बढ़िया सा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको टाइम टू टाइम ये पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूके होम सेक्रेटरी लिंक्स FTA टू कंसर्न्स ओवर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब समझ, देखिए 2 चीजें होती हैं यहाँ पे, 2 टर्म होती हैं, एक होती है इमिग्रेशन, एक होती है एमिग्रेशन। 2 चीजें होती हैं। इमिग्रेशन का मतलब होता है जो इनसाइड माइग्रेशन, इनसाइड माइग्रेशन मतलब है ना इनबाउंड, इनबाउंड ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा यहाँ पे, इनबाउंड। एमिग्रेशन का मतलब होता है आउटबाउंड। इमिग्रेशन मतलब जब कोई किसी कंट्री में आता है, एमिग्रेशन मतलब कोई जाता है। अगर आप ब्रिटेन में जाते हो तो आप इंडिया से एमिग्रेशन कर रहे हो, लेकिन ब्रिटेन के अंदर इमिग्रेशन कर रहे हो। तो आपको तो पता होना चाहिए। ब्रिटेन के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार काफी होपफुल भी थी, और हो सकता था सरकार का ये प्लान था कि भैया दिवाली तक हम लोग ब्रिटेन के साथ भी कर लेंगे, क्योंकि यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। अगली लाइन में ब्रिटेन था, बट यहाँ पे ब्रिटेन के सेक्रेटरी ने अभी कुछ कंसर्न्स रखे हैं जिसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिले हो सकता है। कंसर्न क्या है? कंसर्न है इमिग्रेशन वाला। ब्रिटेन ये नहीं चाहता कि एफटीए का फायदा उठा के इंडियन लोग ब्रिटेन के अंदर जाएं। इस समय ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। जो सबसे ज्यादा ओवरस्टे करते हैं ब्रिटेन में वो इंडियन लोग हैं। ओवरस्टे का मतलब यह है, मान लो आपको 1 साल का वीजा मिला है, लेकिन हमारे वाले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लाके 1.5 साल 2 साल 3 साल वहीं पे पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, उस पैसे को इंडिया में भेजते रहते हैं। तो ब्रिटेन की जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है टस, वो नहीं चाहती कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठा के ये सारी चीजें आगे बढ़ें। तो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव आप ये कह सकते हो इमिग्रेशन के मामले में। तो वही कंसर्न इन्होंने इंडिया के सामने उठाया है। इंडिया का एक मेजर कंसर्न था यहाँ पे, भैया वीजा जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, लेकिन ये चाहते कि भाई हम रिलैक्स नहीं करेंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, तो हम लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग क्यों करना चाहते हैं ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो उसकी कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने दिया हुआ है, क्योंकि पुराना कंटेंट है, ये नया कंटेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन जो है वो यूरोप से थोड़ा अलग हो गया है। ब्रिटेन अभी दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकता है, और इंडिया काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है यहाँ पे। यूके के और चाइना के रिलेशन भी थोड़े खराब हो गए हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया के यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करवा सकता है उनके लिए, ब्रिटेन के लिए। तो कुछ कुछ चीजें हैं जाके ब्रिटेन भी थोड़ा इंटरेस्टेड था, लेकिन इमिग्रेशन वाले मामले में थोड़ा सा पीछे हट रहा है। लेट्स सी क्या होता है इस पूरे मामले में, आगे देखेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला हुआ है, क्योंकि आपको मैं बार बार करवा चुका हूं, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करके कोई फायदा है नहीं है। सच क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको मैंने बता दिया है। बेसिकली एक हल्का से एक लाइन में बता देता हूं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो 2 कंट्री के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि भाई श्रीलंका के जो भी गुड्स हैं
जो भी कम्युनिटीज हैं, हम उसको एज अ लोकल कम्युनिटी ट्रीट करते हैं। इसी तरह से श्रीलंका भी इंडिया की कमोडिटीज को एज अ लोकल कम्युनिटी ट्रीट करती है। बेसिकली हमारे बीच में जो टैरिफ होते हैं, टैरिफ मतलब समझते हो ना, टैक्सेस वगैरह, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसे कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं क्योंकि ये पुराना कंटेंट है। ठीक है, कभी फ्यूचर में कुछ और इसके बारे में आएगा तो थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिग इकोनॉमी के बारे में बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, गिग इकोनॉमी क्या होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, हल्का सा बता देता हूं जो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे आए हैं। गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी का ऐसी इकोनॉमी जहां पे आप जो है ज्यादातर फ्रीलांसिंग करते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि भैया आपको किसी एक ऑफिस में नहीं जाना होता है। ठीक है, आप घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हो, अलग अलग एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हो। उसे जिसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं बेसिकली, है ना। ये होता है गिग इकोनॉमी। लेकिन गिग इकोनॉमी के साथ साथ एक और टर्म आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है जिसका नाम है मून लाइटिंग, है ना। बड़ा टर्म आपने देखा होगा। अभी क्या हुआ था, विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को, 300 से 400 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वो क्या कर रहे थे, मून लाइटिंग कर रहे थे। ठीक है, उससे पहले भी इसरो कह रहा हूं, ये टाटा कंपनी ने, टीसीएस ने भी, और उससे पहले इन्फोसिस ने भी ये कहा था कि जो मून लाइटिंग होती है वो इट इज चीटिंग। ठीक है, इट इज नॉट एथिकल, और इसीलिए उन्होंने 300 लोगों को निकाल दिया। अब सोच रहे हैं सर मून लाइटिंग होता क्या है। मून लाइटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक कंपनी में काम करते हो एज अ परमानेंट एम्प्लॉई, ठीक है, जैसे आपकी जॉब है 9 to 5, आप वहां पे परमानेंट एम्प्लॉई हो, आप टीसीएस कंपनी में काम करते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, टीसीएस कंपनी में काम करते हुए भी जब उनके ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं तो वो विप्रो में भी काम करने लगते हैं या किसी और कंपनी के अंदर फ्रीलांसिंग काम करने लगते हैं। इसे कहते हैं मून लाइटिंग। जब आप एक कंपनी में काम करते हुए दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट भी करने लगते हो फॉर एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, वो चीज आप या तो कंपनी आवर्स में करते हो या कंपनी आवर्स के बाद में भी करते हो, उसे मून लाइटिंग कहते हैं। कंपनीज मून लाइटिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। उनका कहना है कि मून लाइटिंग वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब मान के चलिए टीसीएस है, टीसीएस की कॉम्पिटिटिव कंपनी कौन सी है, विप्रो है। इनकी इनकी कॉम्पिटिटिव कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस है। अब भाई एक आदमी टीसीएस में भी काम करेगा, इन्फोसिस में भी काम करेगा, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। इसलिए वो कहता है कि चीटिंग होती है। कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं। उनका कहना है कि भाई क्योंकि सैलरी इतनी कम होती है तो इसलिए, अब इकोनॉमी डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए मून लाइटिंग अगर कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। आपका ऑफिस आवर्स तो 9 to 5 है ना, तो 5 बजे के बाद जो मर्जी करें, आपको क्या मतलब है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव है यहाँ पे बेसिकली। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि कानून यहाँ पे क्या कहता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कोई कानून मून लाइटिंग को डिफाइन करता ही नहीं है। हालांकि हमारे पास सेक्शन 60 ऑफ फैक्ट्री एक्ट है जो ये कहता है कि एक फैक्ट्री में काम करते हो आप दूसरी फैक्ट्री में काम मत करिए, लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है, ये कंपनीज की बात नहीं कर रहा है, जैसे आईटी कंपनीज वगैरह की बात नहीं कर रहा है, फैक्ट्री की बात कर, दोनों चीजें अलग हैं। उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर भी एक है, तमिलनाडु शॉप्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947, जो कि थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करता है, लेकिन पूरी क्लैरिटी मून लाइटिंग के बारे में यहाँ पे भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा फेमस, ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस लेबर कोर्ट, मेरठ के अंदर हुआ था ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इनडायरेक्टली कहा था, कि मून लाइटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑफिस आवर्स के बाद अगर कोई कंपनी आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये स्लेवरी है। समझ रहे हो, इट्स एन एक्ट ऑफ स्लेवरी। भैया 9 to 5 आपका जॉब है, 5 बजे के बाद कंपनी आपको डिक्टेट नहीं कर सकती क्या करो क्या ना करो, क्या खाओ क्या पियो, क्या कहाँ जाना है नहीं जाना, नहीं कर सकती ना। तो एक तरह का स्लेवरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। बट इसके बारे में भी मतलब एज सच एम्प्लॉयमेंट को लेके और एम्प्लॉइज को लेके कोई क्लियर डायरेक्शंस यहाँ पे है नहीं। तो मून लाइटिंग के बारे में ऐसा कुछ है नहीं है हमारे पास कानून। तो कहता है कि भैया क्या कोई प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है, अगर कोई आदमी मून लाइटिंग करता है तो क्या कंपनी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, और अगर कंपनी उसकी जॉब को टर्मिनेट करती है तो क्या एम्प्लॉइज कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पे सीख कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जहां तक हमारे मिनिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, उन्होंने तो, जो हमारी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने कहा है
कि भैया दोनों लोगों को जब कोई आदमी कंपनी ज्वाइन करता है, उस ज्वाइनिंग के दौरान ही सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, उसके अंदर साफ साफ लिखिए। अगर कोई इंप्लॉई उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, अग्री करता है, इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद, अग्री करने के बाद भी दूसरी कंपनी में काम करते हो तो सीधा सिर्फ वायलेशन है। लेकिन अगर आपने साइन नहीं किया है और फिर भी आपको रोका जा रहा है, तो फिर तो कंपनी की गलती है। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये कंपनी को खुद ही देखना पड़ेगा जहां तक मून लाइटिंग की बात है। और गीग इकोनॉमी बढ़ रही है आने वाले समय में, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग और बढ़ेगा, वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा, वो सारी सारी चीजें हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो है जरूर ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है मूनलाइटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेड LCH प्रचंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 के अंदर, उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई थी हमारी फोर्सेस के द्वारा कि इंडिया के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर काम कर सके। तो उस समय से तब तक हम इसको बना रहे थे। फाइनली LCH प्रचंड लाइट कम्बाट हेलीकॉप्टर इसको बोलते हैं, इसका काफी हल्का वेट होता है, इसको हम लोगों ने बना दिया है। सिर्फ बनाया ही नहीं है बल्कि हमारी आर्मी और एयरफोर्स के अंदर इसको इंडक्ट भी कर दिया है। कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी सरकार ने दे दिया है। मतलब आने वाले समय में इस तरह के हेलीकॉप्टर हमें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। मजेदार बात यह है, यूनिक बात यह है, ये जो LCH प्रचंड है ना, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की हाइट पे भी लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। ये जबरदस्त चीज है। और ये वैसे डबल इंजन का बना हुआ है, बाई चांस चलते चलते एक इंजन अगर खराब हो गया तो दूसरा इंजन जो है आराम से काम कर सकता है, लैंडिंग वगैरह कर सकता है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या ये हमारा इंडिजिनस है? क्या टोटली चीजें इंडिया ने बनाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसका जो डिजाइनिंग वगैरह है वो प्रोटोटाइप इन्होंने ही बनाया था, लेकिन फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी के साथ एक्चुअली हम लोग मिलके ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके जो इंजन है उसका नाम है शक्ति इंजन, डबल इंजन है, शक्ति इंजन है। फ्रांस की कंपनी है सफरान कंपनी, उसके साथ बेसिकली मिलके हम इसको बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर वहां से हुआ है। मजेदार बात यह है कि बहुत हाई स्पीड से चल सकता है, 288 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा होता है यार इतना, ठीक है। इतनी स्पीड से चल सकता है, 500 किलोमीटर का रेडियस जो है वो मेजर, मतलब उसमें ये जाके काम कर सकता है। और भी इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो पहले ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब भैया जो दुश्मन का रडार है ना, वो इसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि आपको एयर डिफेंस प्रोवाइड कराता है, एंटी टैंक जो है मिसाइल्स के अंदर आप डाल सकते हो हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर। काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर काम कर सकता है, जंगल वंगल में अगर कोई बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर से इंडिया के अंदर आ रहा है, भैया जो बंकर वगैरह होते हैं दुश्मन के, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जंगल के अंदर ऑपरेशन कर सकता है, अर्बन एरियाज के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह कर सकता है। जबरदस्त चीज है। आने वाले समय में इसको हम लोग और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। अभी हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो जय हिंद है हमारी फोर्सेस को, आने वाले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा ग्रो हम लोग करने वाले हैं डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन कहता है भैया स्ट्रेंथनिंग द CSR फ्रेमवर्क इज अ प्रॉफिटेबल आइडिया। CSR का मतलब होता है दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट समझ रहे हो ना, कॉर्पोरेट मतलब जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, अडानी, ये सब कॉर्पोरेट होते हैं। सोशल मतलब समझते हो समाज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनकी समाज के लिए जिम्मेदारी होती है। भैया प्रॉफिट कहां से कमा रहे हो? समाज से कमा रहे हो ना, अपने बैंक अकाउंट आपके भर लिए हैं ना समाज से, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के लिए कुछ करें, राइट। हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वीमेन के लिए, क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना। उस देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए कंटेंट डाल दिया है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। CSR क्या होता है, ये आज के एडिटोरियल का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। तो समाज के लिए तो 2013 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 135 ऐड किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि हर कंपनी को ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि 2% जितना भी उनको प्रॉफिट होता है ना, उसका 2% सोशल कामों में जाना चाहिए। मतलब हेल्थ, एजुकेशन, वीमेन, बहुत सारे सोशल वर्क होते हैं, वो जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है तो 2 करोड़ रुपए वो समाज की भलाई के लिए खर्चा करें, उसे कहते हैं सोशल CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना मजेदार चीज। हालांकि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पे हुई थी, आज भी होती है, बट स्टिल
ये जो एडिटोरियल है वो ये कहता है कि 2014-15 से लेके अभी तक जो सरकार की कलेक्शन होती है सीएसआर को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई है। 10,000 करोड़ से बढ़ के वो जो है 25,000 करोड़ हो गई है, मतलब लगभग 25,000 करोड़। अब वो उनके प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह से हुई है या वो इन्फ्लेशन की वजह से हुई है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट स्टिल हुआ तो है ना। हाँ, यहाँ पे जो गलत चीज हुई है वो ये हुई है कि जो कंपनीज हैं वो उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। जहां 2019 में जो है 25,000 के लगभग कंपनियां थी, 2021 में जो घट के जो है सिर्फ 17,000 रह गई हैं, जो कि सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। और ये कितना स्पेंड करती हैं कंपनीज, इसकी भी कोई खास हमारे पास जानकारी एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि कानून थोड़ा सा एम्बिगुअस सा है। और हर साल जो है कंपनी को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को, अफेयर मिनिस्ट्री को, एनुअल रिपोर्ट, बट उसके अंदर भी ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, कि कितना वो खर्चा करते हैं, कितना खर्चा नहीं करते हैं। ये जो 2% है ना, अब समस्या यहाँ पे ये है सबसे बड़ी कि जब आपने कंपनी को 2% बोल दिया है तो कंपनी 2% से ज्यादा एक पैसा भी खर्चा नहीं करती है एक्स्ट्रा। इससे पहले लोग कंपनियां खर्चा कर देती थी थोड़ा बहुत, 3%, 3.5% कर देती थी, लेकिन अब नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ये जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कुछ इश्यूज हैं इसके साथ, और ज्योग्राफिकल बायस भी हैं। वो क्या है, देखिए सेक्शन 135 ये कहता है, 135 ये कहता है कि कोई कंपनी अगर वो सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट करती है तो अपने लोकल एरिया को प्रेफरेंस दें, अपने आसपास के 20-50-100 किलोमीटर के एरिया को प्रेफरेंस दें। अब बात यह है कि भैया इंडिया में 54% कंपनीज कॉर्पोरेट्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के अंदर बेस्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि 54% पैसा जो सीएसआर से आता है वो इन 4 स्टेट के अंदर चला जाता है। बाकी पूरे देश के अंदर कितना बचा, ओनली 46%। तो ग्रोथ कहां पे होगी, 4 स्टेट के अंदर होगी, बाकी देश का क्या। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, ज्योग्राफिकल इम्बैलेंस जो पहले से एग्जिस्ट करता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ सीएसआर। सीएसआर में एक समस्या बहुत ज्यादा ये भी है कि ज्यादातर फोकस एजुकेशन और हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर किया जाता है। एनवायरमेंट के अंदर सिर्फ 9% रुपीज खर्चा होता है, ये भी बड़ी दिक्कत है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये कंपनियां जो रिपोर्ट देती हैं हर साल सरकार को, क्या सरकार उसका रिव्यू करती है कि नहीं करती है, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। दूसरी बात यह है कि सीएसआर में जो ज्यादा फोकस है वो आउटपुट के ऊपर फोकस है, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं है। मान लो सीएसआर के अंदर आपने ये किया कि हम लोग 100 गांव के अंदर जो है टॉयलेट बनाएंगे, लेकिन उन टॉयलेट की क्वालिटी कैसी है भाई, वो वर्किंग है, ऑपरेशनल है कि नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये थोड़ी समस्या यहाँ पे होती है। उसके अलावा जो ऑडिटर होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कितना पैसा गया, वो ये इन्वेस्टिगेट नहीं करते कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए एक वे फॉरवर्ड आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि क्या हम लोग इसको बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहली बात तो है कि नेशनल लेवल पे ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए सीएसआर को लेके, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, जो सारे स्टेट के साथ कोलैबोरेट करे रादर देन ओनली 4 स्टेट्स, जिसमें हर स्टेट जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब सब अपनी डिमांड भेज सकें ताकि वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एक तो बड़ी बात यह है। एनवायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। लोकल कम्युनिटीज का सपोर्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैबोरेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं हो रहा था। और जो ऑडिट किया जाता है वो थर्ड पार्टी को दिया जाए, प्राइवेट थर्ड पार्टी को दिया जाए और इसे मैंडेटरी कर दिया जाए, और वो सिर्फ क्वांटिटी को नहीं बल्कि क्वालिटी को भी चेक करें। ठीक है, ये सारी सारी कुछ चीजें हैं। स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट हो सकता है, जैसे आप कैग वगैरह को दे सकते हो या कोई और किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी को दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा डुप्लीकेशन भी होता है, फ्रॉड भी होता है। मतलब एक तरह से डुप्लीकेशन आप ये समझ सकते हो, जैसे आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने जो है स्कीम बना रखी है, जैसे स्वच्छ भारत है। ठीक है, स्वच्छ भारत के अंदर टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यही टॉयलेट का प्रोजेक्ट जो है वो टाटा ने भी उठा रखा है अंडर सीएसआर। तो डुप्लीकेशन हो गया ना भाई, गवर्नमेंट की भी सेम स्कीम है, आप भी सेम स्कीम लगा रहे हो। तो इन डुप्लीकेशन वगैरह को रोकने के लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई जा सकती है, तो इन चीजों पे ध्यान दें। ये कुछ चीजें हैं, आप थोड़ा उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से बनाना है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। लाइक आप लिख सकते हो व्हाट इज सीएसआर, डिस्कस द इश्यूज with respect to CSR in present context and suggest some solutions। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको वो बताने हैं
इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया वो बताने हैं, CSR क्या होता है वो बताना है। 150 वर्ड में बहुत आसान सा आंसर जो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और हमारे यहाँ पे आता है, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हल्का फुल्का ही करेंगे, क्योंकि ओपिनियन पेज है। देखिए ये है ओपिनियन पेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग इंटरव्यू देते हैं ये उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। जैसे अनुराधा जी हैं, चिन्नोई जी हैं, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा अशोक कांथा जी हैं, भैया ये हमारे एम्बेसडर रहे हैं और बहुत ही एक बहुत बढ़िया डिप्लोमेट रहे हैं ये, और चाइना में भी रहे, अमेरिका में भी रहे, बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया। तो इनसे बेसिकली सवाल जवाब पूछे गए, इंटरव्यू था इनका, तो उसमें इंटरव्यू में इन्होंने कुछ कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन बताया है। तो एक तो उनका ये कहना है कि भैया जो यूक्रेन के अंदर वॉर है, जो रशिया का वॉर हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से चाइना जो है वो यूक्रेन रशिया के क्लोज आ गया है, तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इनमें इन्होंने अपने अपने जवाब दिए हैं। तो नारदा जी का कहना है कि देखिए यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना रशिया के क्लोज आया है, ये हम लोग पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी रशिया और चाइना के बीच में लगातार प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ रहा था। इससे जैसे S-400 की बात करिए, डिफेंस सिस्टम है, रशिया पिछले 10-12 साल से, खासकर क्रीमिया के बाद से लगातार चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ यूक्रेन की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। यूक्रेन से पहले भी उनके अंदर भाईचारा बढ़ा। हाँ, वो बात लगा कि यूक्रेन के बाद ये भाईचारा एकदम से रिश्तेदारी में बदल गया है, लेकिन इससे पहले भी चीजें वहां पे हो रही थी। एक तो इन्होंने ये कहा, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं रशिया के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता है, खासकर नाटो को लेके। चाइना भी यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है, हालांकि वो रशिया को पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कम से कम अभी तक चाइना ने जो है न्यूट्रल पोजीशन को अपनाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना वेस्टर्न पावर्स को ब्लेम करता है, खासकर नाटो के एक्सपेंशन को लेके। तो भाईचारा तो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो है क्वाड को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई रशिया और चाइना दोनों क्वाड को अपोज करते हैं, इसमें इंडिया का क्या माहौल बनता है। देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए क्वाड जो है ना कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड जो है वो एक टेक्नोलॉजी, ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी का अलायंस है। पहली बातों को ये समझना चाहिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ कोर्स क्वाड को चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। क्वाड जो है इसको एशियन नाटो कहता है, एशियन नाटो, ठीक है। बट स्टिल जिस तरह से चीजें गलवान में हुई, जिस तरह से चीजें हमारे बॉर्डर पे हो रही हैं, उस तरह से हम लोग देखा जाए तो क्वाड का काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है, क्योंकि क्वाड का यूज करके हम लोग चाइना को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जब इंडिया चाइना बॉर्डर की बात यहाँ पे आती है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो इंडिया क्वाड का मेंबर है, दूसरी तरफ हम लोग ब्रिक्स का मेंबर हैं, दूसरी तरफ हम लोग SCO का मेंबर भी हैं, तो इंडिया कैसे इस तरह के इस चीजों को बैलेंस करता है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो बायलैटरल एंगेजमेंट होती है और मल्टीलेटरल जो एंगेजमेंट होती है, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। SCO और जो ब्रिक्स वगैरह है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये इंडिया इनका मेंबर बना क्यों? इंडिया इनका मेंबर इसलिए बना क्योंकि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है इंडिया और या चाइना या रशिया, इनको बहुत ज्यादा स्कोप नहीं नजर आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज को, मतलब WTO को, IMF को सपोर्ट नहीं करता है, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो दोनों तरफ से जो है चीजें यहाँ पे जो है इंडिया काम करता है। इंडिया और जब से यूक्रेन और रशिया के आपस में इश्यूज की बात है, इंडिया ने अभी तो साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। अभी मोदी जी मिले थे पुतिन से, उन्होंने भी उनको भी कहा था, क्योंकि इंडिया में सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है भैया, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है, ऑयल की भी प्रॉब्लम हमें चल रही है, तो इंडिया को बेसिकली इसको सपोर्ट नहीं करता। हालांकि इंटरनेशनल अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम लोगों ने न्यूट्रल पोजीशन को अपनाया है, बट स्टिल ठीक है, नाटो वाटो को लेकर जो थोड़ा इशू चल रहे हैं हम लोगों ने अभी थोड़ा उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया है। तो आगे क्या है भैया, इंडिया रशिया चाइना आगे और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया चाइना रशिया कोई ट्राइलेटरल अग्रीमेंट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आती है। जिस तरह से रशिया और चाइना के रिलेशन बढ़ रहे हैं, रशिया और इंडिया की आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या जैसे पहले रशिया हमें सपोर्ट करता था वैसे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप के साथ भी हमारा रिलेशन बहुत जरूरी है। एक तो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है आपस में अलाइन करती हैं, दूसरा इंडिया में भैया FDI की अगर आप बात करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अगर आप बात करो, अमेरिका और यूरोप हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं रादर देन रशिया एंड रादर देन चाइना। चाइना तो ऑफकोर्स करेगा ही नहीं, बट रशिया के भी थोड़े से, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी काफी क्लोजनेस अभी आजकल नजर आ रही है। तो ये कुछ कुछ चीजें थी, मतलब ऐसा इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता था, बट स्टिल आई थॉट के थोड़ा करवा देता हूँ। बाकी यही है दोस्तों आज के लिए। अगर आपको एनालिसिस वगैरह पसंद आती है तो हमें वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, पढ़ाई लिखे करें, मौज करें, खाए पिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।